नमस्कार साथियों, एक और वीडियो के साथ मैं आज आप सभी के बीच हूँ। विधानसभा चुनाव में मतगणना के लिए जो कार्मिक नियुक्त किए जाते हैं वो किस प्रकार मतगणना के दौरान विभिन्न बातों का ध्यान रखें और किन प्रक्रियाओं के माध्यम से वो मतगणना की कार्रवाई को संपादित करेंगे, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं इस वीडियो में आप सभी से मुखातिब होने वाला हूं। मेरा निवेदन है कि आप इन बातों को ध्यान से देखें, पढ़ें, ताकि मतगणना के दौरान आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बाकी आप विस्तृत जानकारियां भारत निर्वाचन आयोग की साइट से प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को ही संकलन आप सभी के बीच यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। एक सामान्यतः जो मतगणना हॉल होता है उसमें सीयू में वोटों की गणना के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार न्यूनतम 7 व अधिकतम 14 टेबल की व्यवस्था होती है। यानी एक साथ 14 कंट्रोल यूनिट की गिनती की जा सकती है, जिसे हम एक राउंड भी कह सकते हैं। समय और स्थिति के आधार पर जहाँ पर जितने स्थान उपलब्ध हैं उसके आधार पर टेबलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। बढ़ने से मतलब 14 से ज़्यादा नहीं होगी और 7 से कम नहीं होगी। अगर जगह छोटी है तो 2 हॉल में ये व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। सामान्यतः ये प्रयास किया जाता है कि एक हॉल में ही एक विधानसभा की गिनती हो। साथ ही मतगणना की जो टेबलें लगाई जाती हैं वो इस प्रकार लगाई जाती हैं कि जो मतगणना का जो स्टाफ है और जो गणना अभी करता है वो भौतिक रूप से उन मशीनों को न छू सकें, उन वहाँ पर होने वाले आवश्यक गतिविधियों में व्यवधान पैदा न कर सकें, इसलिए उनके बीच में एक तार की जाली लगाई जाती है। मतगणना अभिकर्ताओं की बैठने की व्यवस्था पीछे की ओर की जाती है ताकि वो बैरिकेड से मशीनों को आसानी से देख सके। ईवीएम में वोटों की गणना के लिए निर्धारित प्रत्येक टेबल के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कार्मिक नियुक्त करेगा। यानी जितनी भी टेबल लगती हैं प्रत्येक टेबल के लिए कार्मिकों की नियुक्ति की जाती है ताकि वो मतगणना को ठीक प्रकार से संचालित और संपादित कर सकें। इसके लिए पर्याप्त स्टाफ रिटर्निंग ऑफिसर जो आरओ हैं उनके माध्यम से नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक टेबल के लिए वो अपने टेबल पर अपनी जिम्मेदारी के माध्यम से बेहतरीन काम करने का प्रयास करते हैं और परिणाम सीट पर नोट करके आरओ को पहुंचाते हैं। एक टेबल पर एक गणक पर्यवेक्षक होता है, एक गणक सहायक होता है। ग्रुप डी कर्मचारियों में से गणक कर्मचारी एक होता है जो कंट्रोल यूनिट को टेबल पर लाने और ले जाने का काम करता है, और एक माइक्रो पर्यवेक्षक होता है जो प्रत्येक प्रक्रिया की सूक्ष्म निरीक्षण करता है, निगरानी रखता है, अपने हस्ताक्षर करता है परिणाम पर और रिपोर्ट जनरल पर्यवेक्षक तक पहुंचाता है, जहां पर कंप्यूटर में उस रिकॉर्ड को फिटिंग किया जाता है। ये सभी काम आरओ टेबल पर होते हैं, यानी टेबल से रिपोर्ट आरओ टेबल पर जाती है। डाक मतपत्र जो पोस्टल बैलेट है, मतों की गणना के लिए निर्धारित प्रत्येक टेबल के लिए रिटर्निंग अधिकारी निम्न कार्मिक नियुक्त करेगा। यानी कंट्रोल यूनिट के अलावा जो पोस्टल बैलेट की गणना भी की जाती है, इसके लिए भी अलग से टेबल लगाई जाती है और वहाँ पर भी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें गणक सहायक होता है, गणक पर्यवेक्षक होता है, माइक्रो ऑब्जर्वर होता है। इनकी देखरेख में लिफाफे खुलते हैं और डाक मतपत्रों की गिनती की जाती है और उसके रिकॉर्ड का संधारण किया जाता है। किस मतदाता
जो चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी है उसे कितने वोट मिले हैं, इसकी जानकारी लिखी जाती है। इसके लिए एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी होता है, एक गणक पर्यवेक्षक होता है, 2 गणक सहायक होते हैं और एक माइक्रो पर्यवेक्षक की ड्यूटी लगाई जाती है, जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो मतदान हुआ है उनकी गिनती सुचारू रूप से कर सके। तो एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी होता है, एक गणक पर्यवेक्षक होता है, 2 गणक सहायक होते हैं और एक माइक्रो पर्यवेक्षक होता है, जो इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया यानी मतगणना की जो प्रक्रिया है पोस्टल बैलेट की, उसे ठीक प्रकार से संपादित और संचालित करने का काम करते हैं। चुनाव एक बहुत बड़ा इवेंट्स होता है और सभी के सहयोग से इसे ठीक प्रकार संपादित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षक की सहायता के लिए आरओ 2 माइक्रो पर्यवेक्षक और एक अधिक गणक कर्मचारी भी नियुक्त करेगा। 2 माइक्रो पर्यवेक्षक भी पर्यवेक्षक की सहायता के लिए लगाए जाते हैं और वो टेबल के अतिरिक्त होते हैं। टेबल पर जो माइक्रो पर्यवेक्षक लगाए जाते हैं वो तो टेबल पर रहते हैं, लेकिन पर्यवेक्षक की सहायता के लिए भी 2 माइक्रो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है, जो पर्यवेक्षक को सहयोग करते हैं, पर्यवेक्षक की सहायता करते हैं मतगणना की सभी प्रक्रियाओं में। इनके कार्यों का विभाजन होता है और जो जो दायित्व इन्हें दिए जाते हैं उन दायित्वों का ये पालन करते हैं। जिस प्रकार एक माइक्रो पर्यवेक्षक होता है, जो पहला माइक्रो पर्यवेक्षक होता है वो राउंडवार परिणामों की संकलन सीट, जो टेबल से सीट आती है, उन सीटों की जांच करने में पर्यवेक्षक की सहायता करता है। प्रत्येक टेबल से जो सीट संकलित होकर के आती है उन सीटों को जांच करने में पर्यवेक्षक महोदय की सहायता करने का वो काम करता है। यह भी अति महत्वपूर्ण काम है, जिसको संपादित करने में जो 2 अतिरिक्त माइक्रो पर्यवेक्षक लगाए हैं उनमें पहला माइक्रो पर्यवेक्षक ये काम करता है कि वो पर्यवेक्षक का सहयोग करता है। जो सीटें संकलित होकर आती हैं प्रत्येक राउंड वाइज, अगर मान लीजिए आपके 14 टेबल है तो एक बार में 14 टेबल की गिनती हुई, तो ये पहला राउंड हुआ। इसी प्रकार दूसरा जो माइक्रो पर्यवेक्षक होता है वो कंप्यूटर में की जा रही डाटा एंट्री और प्रत्येक उम्मीदवार के लिए दर्ज किए गए वोटों के राउंडवार संकलन पर नजर रखेगा। जो टेबल से राउंड वाइज लिस्ट आई है, दूसरा माइक्रो जो पर्यवेक्षक है वो कंप्यूटर जो ऑपरेटर होता है, जिसे उस रिकॉर्ड को एंट्री करने के लिए कहा जाता है, उस एंट्री पर ध्यान रखता है कि जो एंट्री की जा रही है वो ठीक प्रकार है, सही एंट्री है। जो एंट्री प्राप्त हुई है काउंटर से वही एंट्री दर्ज हो रही है, इस बात का ध्यान रखने के लिए दूसरा माइक्रो पर्यवेक्षक सहयोग करता है। प्रत्येक असेंबली के लिए एक अतिरिक्त गणक कर्मचारी 2 रैंडमली चयनित सीयू की समानांतर गणना में पर्यवेक्षक की सहायता करेगा। पर्यवेक्षक महोदय के माध्यम से रैंडमली किसी भी 2 सीयू की गणना की जा सकती है समानांतर प्रक्रिया के माध्यम से। तो इसमें जो एक अतिरिक्त गणक कर्मचारी है, गणक सहायक है, वो पर्यवेक्षक महोदय के सहयोग के लिए लगाया जाता है और वो पर्यवेक्षक महोदय का सहयोग करता है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि ये पर्यवेक्षक महोदय रैंडमली 2 सीयू की जांच करता है। माइक्रो पर्यवेक्षक उन्हें सौंपी गई टेबल पर प्रत्येक राउंड में कंट्रोल यूनिट्स द्वारा प्रदर्शित वोटों की गणना का विवरण नोट करेंगे। माइक्रो पर्यवेक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि उन्हें जो राउंड वाइज कंट्रोल यूनिट प्राप्त हुई हैं वो कंट्रोल यूनिट कौन सी है, किस कंट्रोल यूनिट का नंबर क्या है और इस कंट्रोल यूनिट में जो प्रक्रिया हुई है, क्या प्रक्रिया संपादित हुई है, उन सब बातों का नोट करेगा, ध्यान रखेगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो एक टेबल पर 3 व्यक्ति होते हैं, गणक
सहायक, गणक पर्यवेक्षक और माइक्रो पर्यवेक्षक। तो यहाँ पर गणक पर्यवेक्षक और गणक सहायक को मिलकर के पूरी प्रक्रिया को संपादित करें। माइक्रो पर्यवेक्षक को एक पूर्व मुद्रित विवरण प्रमाण प्रदान किया जाएगा, जिस पर सीयू नंबर, राउंड नंबर, टेबल नंबर, मतदान केंद्र नंबर और उसके बाद मतपत्र अनुसार नोटा से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम नोट करने के लिए जगह होगी। इस प्रकार की एक सीट होती है, जिस सीट में पूरे विवरण को भरा जाता है और उस विवरण के आधार पर ही पर्यवेक्षक महोदय तक उस विवरण को पहुंचाया जाता है। उस विवरण में उस राउंड की संपूर्ण जानकारी समाहित की जाती है। माइक्रो पर्यवेक्षक स्टेटमेंट के अंत में अपने हस्ताक्षर करेंगे और प्रत्येक राउंड के पूरा होने के बाद स्टेटमेंट पर्यवेक्षक को सौंप देंगे। यानी जो माइक्रो पर्यवेक्षक है वो पर्यवेक्षक महोदय को रिपोर्ट करेंगे प्रत्येक राउंड वाइज स्टेटमेंट के आधार पर, और जो अतिरिक्त माइक्रो पर्यवेक्षक लगाए हैं वो पर्यवेक्षक महोदय का इन संकलित सीटों के अवलोकन में सहयोग करता है। साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ करेंगे कि निर्वाचन अधिकारी ARO को निर्दिष्ट मतगणना टेबलों पर मतगणना शुरू करने के लिए निर्धारित समय पर पोस्टल बैलेट और ETPBS की गणना शुरू करने के निर्देश देगा। ETPBS का मतलब है जो सेवा प्रदाता, जो हमारे कार्मिक हैं, चाहे वो भारतीय सेना में हो, नौसेना में हो, ऐसे लोगों के लिए ETPBS की व्यवस्था रहती है। पूर्व में आवेदन करते हैं और उस आधार पर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही EVM से वोटों की गिनती शुरू होने से पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। डाक मतपत्रों की गणना के लिए प्रत्येक टेबल पर एक ARO, एक मतगणना पर्यवेक्षक और 2 मतगणना सहायक होंगे। डाक मतपत्रों की गिनती के लिए प्रत्येक टेबल के लिए एक अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर भी होगा और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। मतगणना जो टेबल होगी उस पर मतगणना पर्यवेक्षक 1, मतगणना सहायक 1, माइक्रो ऑब्जर्वर 1 और EVM को टेबल पर ले जाने और वापस लाने के लिए ग्रुप D के अधिकारियों को लगाया जाएगा, जो लाने ले जाने का काम करेंगे। पर्यवेक्षक की सहायता करने और कंप्यूटर में डेटा एंट्री देखने के लिए अतिरिक्त मतगणना कर्मचारी माइक्रो ऑब्जर्वर लगाया जाता है। मतगणना पर्यवेक्षक अधिमानत राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, PSU में तुलनीय स्तर का होना चाहिए। एक सभी अधिकारियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो जो भी कर्मचारी इसमें नियुक्त किए गए हैं वो कर्मचारी, उनके क्या कार्य और दायित्व हैं, इन्हें भली भांति समझ सके, इसके लिए प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और उनके कार्य और दायित्व को बताने का प्रयास किया जाता है। तो एक तो मतगणना पर्यवेक्षक होता है, एक मतगणना सहायक होता है, एक माइक्रो ऑब्जर्वर होता है, जो इन सारी प्रक्रियाओं को संपादित संचालित करते हैं। उन्हें जो साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं मैं यह बताना चाहूँगा। एक नीले बॉल पॉइंट पेन होता है जो लिखने के काम आता है। खुली सील तोड़ने के लिए चाकू, जो सील होती है लगी होती है उसे तोड़ने के लिए चाकू या कैंची उपलब्ध करवाई जाती है। फॉर्म 17C का सेकंड भाग, जिसमें सूचनाओं को लिखा जाता है। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की रिकॉर्डिंग के लिए प्रोफोर्मा और अतिरिक्त मतगणना स्टाफ माइक्रो पर्यवेक्षक, मतगणना के रुझान और परिणामों के संदर्भ में जनता और मीडिया को जानकारी प्रसारित करने के लिए लाउड स्पीकर और ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था का, और साथ ही EVM और अन्य लिफाफों को सील करने के लिए पर्याप्त टीम। ये व्यवस्थाएं मतगणना के लिए होना आवश्यक है, ताकि मतगणना के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जो मैं साधन लिखे हैं वो साधन सभी अति आवश्यक हैं, चाहे वो पेन हो, चाहे वो चाकू कैंची हो, चाहे फॉर्म 17C का सेकंड भाग हो, या आवश्यक है। मतगणना हॉल में हर कोई नहीं जा सकता, कुछ मापदंड निर्धारित हैं। पुलिसकर्मी चाहे वो वर्दी में हो या सादा कपड़े हो, अनुमति नहीं दी गई है। जब तक RO आवश्यक न समझे तब तक पुलिस मतगणना स्थल पर प्रवेश अंदर नहीं कर सकती।
मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्र और राज्य के उप मंत्री, जब तक कि वो उम्मीदवार न हों। अगर वो उम्मीदवार हैं तो प्रवेश कर सकते हैं, वो भी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से। लेकिन वो मंत्री होने की हैसियत से, केंद्र राज्य सरकार के अधिक मंत्री होने की हैसियत से वो प्रवेश नहीं कर सकते। मतगणना एजेंट तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि उन्होंने घोषणा को पूरा करने और हस्ताक्षर करने के बाद नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति जमा नहीं की हो। तो मतगणना केंद्र के अंदर पर्याप्त जाब्ता होता है, मुख्य गेट पर चेकिंग होती है और उस प्रकार जो आवश्यक हो वही अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ ये बात भी एक ध्यान देने वाली है कि मतगणना हॉल में समग्र वीडियोग्राफी के लिए केवल आधिकारिक वीडियो कैमरा होता है। मतगणना कक्ष के अंदर किसी भी कैमरा, स्टिल या पत्रकार या मीडिया कर्मी के वीडियो की अनुमति नहीं है। वैध पास रखने वाले प्रेस मीडिया कर्मियों के हेल्ड कैमरा को सामान्य दृश्य लेने की अनुमति दी जा सकती है। उन्हें एक निश्चित सीमांकित रेखा या इस उद्देश्य के लिए रखी गई स्ट्रिंग से परे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किसी भी स्थिति में ईवीएम में दर्ज वोटों को आधिकारिक कैमरे सहित किसी भी कैमरे द्वारा कैप्चर नहीं किया जाना चाहिए। यानी ईवीएम जब वोटों की गिनती कर रही हो तो उसका लाइव प्रसारण न हो, उसकी रिकॉर्डिंग न हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही जो टेबल पर कर्मचारियों की ड्यूटी है, उन्हें क्या करना है कि प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक और एक माइक्रो पर्यवेक्षक होगा। वितरण अधिकारी प्रत्येक टेबल पर सील बंद सीयू कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई जारी करेगा। सील किए गए मामलों को खोलने से पहले सुनिश्चित करें कि जो कैरिंग केस करस्पॉन्डिंग फॉर्म 17C आया नहीं आया, कैरिंग केस की मोहरें बरकरार है या नहीं है। सील बरकरार न होने की स्थिति में आरओ या एआरओ को उसको तुरंत रिपोर्ट करें और सुनिश्चित करें कि पता टेक पर नियंत्रण इकाई संख्या और फॉर्म 17C समान है। केस ले जाने से पता टेक हटा दें और सीयू को बाहर निकालें और इसे मतगणना टेबल पर रखें। मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड जैसे उपकरण ले जाना पूर्ण प्रतिबंध है। अनुशासन का सख्ती से पालन किया जाए और मतगणना की गोपनीयता बनाए रखी जाए, इस बात का सबको ध्यान रखना है। आरओ की अनुमति के बिना परिणाम घोषित होने तक मतगणना हॉल से बाहर नहीं जाएंगे। इनकी ड्यूटी लगी है, वो अंदर आने के पश्चात बाहर तभी जाएंगे जब अंदर का पूरा काम पूर्ण हो चुका हो। रिकॉर्ड इनकोर में गणना परिणाम दर्ज करने में शून्य त्रुटि सुनिश्चित करें। यानी परिणाम दर्ज करने में शून्य किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो, शून्य की त्रुटि भी न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये अति आवश्यक काम है और इस काम में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाती है। यहाँ कुछ बात आपको बताना चाहूँगा कि वैध मतों को प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों के अनुसार अलग अलग करें। पोस्टल बैलेट की बात है, प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों की कुल संख्या की गणना करें। मतों की संख्या को परिणाम पत्रक फॉर्म 20 होता है, उसमें उचित स्थान पर दर्ज किया जाए। बंडल पर SCIS का नाम, गणना के दिनांक और पैकेट में सीलबंद सामग्री का विवरण लिखें। सभी वैध और अस्वीकृत पोस्टल बैलेट के बंडल तैयार कर एक पैक किया जाना चाहिए और आरओ की मोहर एंड रिटर्निंग ऑफिसर की मोहर के साथ सील किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों को यदि चाहे तो सील लगा सकते हैं या फिर ECI सीक्रेट सील लगाई जाए। उम्मीदवारों को जानकारी के लिए परिणाम की ओर घोषणा करें, जोर से घोषणा करें। यानी ये जो पोस्टल बैलेट है उसके बारे में जिक्र है। यहाँ पर आपको एक किस प्रकार मतगणना कक्ष बनता है उसके बारे में एक चित्र है। काउंटिंग टेबल यहाँ पर बताई गई है किस प्रकार, और ये कंप्यूटर टेबल भी होती है, किस प्रकार कंप्यूटर टेबल काम करेगी। यहाँ पर दृश्य आप देख रहे हैं किस प्रकार कंट्रोल यूनिट को खोलना है, किस प्रकार से बॉक्स के बाहर निकालना है, इसके संदर्भ में यहाँ पर जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे आप गहनता से देखें और इस प्रकार इन तमाम चीज़ों का पालन करें। सर्वप्रथम कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे और उसके बाद उसकी सील को खोलते हुए परिणाम खंड में जाकर के परिणाम का जो बटन है, रिजल्ट बटन है, उसको दबाएंगे और इस